अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी भारतीय आर्य भाषा की। इसे जो है निम्नलिखित 3 कालों में बांटा गया था, बताया था। पहला आपका आता है इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, जिसका समय काल बताया था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल बताया था 500 ईसा पूर्व, जहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल समाप्त होता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। इसके बाद आती है तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल बताया था 1000 ईस्वी के बाद अब तक। पहला हम आते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। इस समय क्या हुआ था, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की, पुराणों की रचना की थी, ठीक है। इसके बाद पाली आता है। पाली आपको बताई थी गौतम बुद्ध की भाषा है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, पाली में 2 शब्द, बुद्ध में 2 शब्द। तो पाली गौतम बुद्ध की ने इस समय उपदेश दिए थे इस भाषा में, तो इसलिए यह गौतम बुद्ध की वजह से ज़्यादा जानी जाती है। इसके बाद आता है प्राकृत। प्राकृत के बारे में आपको बताया था, यह महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो हैं प्राकृत में दिए थे, ठीक है। तो इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में अपभ्रंश और इसी में प्लस अवहट्ट भी आता है, ठीक है। तो फिर अगली बात करते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो ये 3 कालों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को बांटा गया है। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे हिंदी का विकास क्रम के विषय में। हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ और किन किन भाषाओं से यह होकर गुजरी और हिंदी का विकास क्रम। आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना गया है। तो यह संस्कृत भाषा क्या है, पाली प्राकृत से होकर अपभ्रंश तक पहुंचती है। इसके बाद क्या होता है, अपभ्रंश अवहट्ट के बाद यह प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो ये हिंदी भाषा का एक उचित क्रम है। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अवहट्ट और फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो जो सामान्य तौर से हिंदी का आरंभ माना जाता है यह अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जो है संस्कृत के ही कुछ अंश थे, या कह लो संस्कृत का ही पार्ट था। जो हिंदी आती है यह अपभ्रंश से तैयार होती है, अपभ्रंश से बनना प्रारंभ होती है। तो यह सवाल भी आता है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से माना गया है, अपभ्रंश से माना गया है, ठीक है। तो आगे हम आज बात करेंगे अपभ्रंश की। अपभ्रंश भाषा का विकास जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। यह पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था अपभ्रंश का समय काल। तो इसका विकास कब हुआ, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें साहित्य का आरंभ जो है 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ, ठीक है। जो स्वयंभू कवि हैं ये अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, प्रमुख कवियों में इनका नाम है। इसके बाद यह 13वीं शताब्दी तक, जो 13वीं शताब्दी तक जारी रहा अपभ्रंश का काल। आगे हम बात करेंगे इसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे, इनसे भी सवाल बनते हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम, प्रमुख नाम आता है स्वयंभू का, जो भी हमने बताया पीछे, स्वयंभू। तो इन्हें क्या है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो इनकी जो रचना है, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा पौम चरिव अर्थात राम काव्य। देखो दोस्तों, ये पौम चरिव अर्थात जो राम काव्य है, इसमें क्या है, यह जो है राम कथा पर आधारित एक अपभ्रंश का एक महाकाव्य है, ठीक है। जो ये स्वयंभू थे, कवि स्वयंभू थे, ये जैन धर्म से ताल्लुक रखते थे। तो जो जैन धर्म में राजा राम को कहा जाता था, पदम कहा जाता था, पदम, ठीक है। पदम शब्द का प्रयोग होता था राजा राम के लिए, इसलिए स्वयंभू की रामायण को पदमचरिव या राम काव्य कहा जाता है। यही कारण है कि कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि वाल्मीकि, रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने, तो इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं धनपाल की। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार में धनपाल भी आते हैं। तो ये जो धनपाल थे, कवि धनपाल,
इन्होंने भविष्यत कहाँ की रचना की। ठीक है, इसके बारे में बोला जाता है यह अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य था। ठीक है, भविष्यत कहाँ क्या था, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य था। और वैसे आप लोगों को बता दूं कि धनपाल के भविष्यत कहाँ में उस समय में भविष्यदत्त एक वाणिक पुत्र था। ठीक है, वह अपने सौतेले भाई के साथ क्या व्यापार के लिए प्रदेश जाता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, उसका सौतेला भाई उसके साथ धोखा करता है और धोखे से क्या करता है, उसकी पत्नी को लेके वापस लौट जाता है। और यहाँ पर जो है उसका जो भी हिस्सा होता है या जो भी राजपाट होता है उसको क्या करता है, वो हथिया लेता है और उसकी पत्नी के संग भी विवाह कर लेता है। इस प्रकार की एक कहानी है जो इस भविष्यत कहा में बताई गई है धनपाल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे और बात करेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ। अपभ्रंश भाषा के मुख्य 6 भेद बताए गए हैं, तो इन 6 भेदों के बारे में हम पढ़ते हैं और इनसे जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं बनी वह कौन कौन सी थी इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इनसे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे सौर सैनी की। सौर सैनी के अंतर्गत देखो 3 भाषाएं आती हैं। ठीक है, पहला आता है पश्चिमी हिंदी, दूसरी आती है आपकी गुजराती और तीसरी आती है आपकी राजस्थानी। तो ये 3 भाषाएं जो हैं सौर सैनी के अंतर्गत आती हैं। इनसे देखो दोस्तों सवाल इस टाइप के बनते हैं कि राजस्थानी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, या फिर पूछ लिया जाता है पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो किससे हुई है, सौर सैनी से हुई है। ठीक है, तो इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है एसपी गुजरात। एसपी बोले तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो एसपी गुजरात, तो एस से क्या है, एस से बनेगा सौर सैनी। ठीक है, और पी से बनेगा पश्चिमी हिंदी, फिर उसके बाद गुजरात, गुजरात तो गुजराती हो गया, और जो गुजरात का रॉ है इससे क्या बनेगा, रात से राजधानी। इसे एक बार और देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। इसकी शॉर्ट ट्रिक है एसपी गुजरात। ठीक है, इसमें एसपी गुजरात में जो एस वर्ड है यह सौर सैनी जो अपभ्रंश है इसके बारे में बताता है। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। पहली है आपकी पश्चिमी हिंदी पी, दूसरी है गुजराती। ठीक है, दूसरी क्या है, गुजरात से गुजराती, और गुजरात के रात से राजस्थानी। ठीक हो गया। अगला हम बात करते हैं अर्धमागधी की। अर्धमागधी से विकसित होकर क्या बनती है, पूर्वी हिंदी बनती है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद करनी है तो एपी। ठीक है, एपी बोले तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ए से अर्धमागधी और पी से पूर्वी हिंदी। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखो अर्धमागधी, अर्धमागधी में भी 2 शब्द हैं और पूर्वी हिंदी में भी 2 शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला बात करते हैं हम मागधी की। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से 4 भाषाएं विकसित हुई। ठीक है, जिनमें पहली आती है उड़िया, उसके बाद दूसरी आती है आपकी बिहारी, फिर तीसरी आती है बांग्ला और चौथी आती है असमिया। ठीक है, तो मागधी अपभ्रंश से 4 भाषाएं विकसित होती हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी मो प्लस बीबीए, या मो बीबीए भी याद कर सकते हो इसको, मो बीबीए। ठीक है, मो बीबीए। तो इसके एम से क्या है आपका, एम से बनता है मागधी। ठीक है, ओ से बनता है उड़िया, बी से बनता है बिहारी, फिर दूसरे बी से बनता है बांग्ला, और ए से बनता है असमिया। तो ये जो 4 भाषाएं हैं उड़िया, बिहारी, बांग्ला और असमिया, इसकी शॉर्ट ट्रिक है मो बीबीए। ठीक है, अगला चलते हैं और बात करते हैं खस की। ठीक है, खस जो है, खस अपभ्रंश से पहाड़ी विकसित होकर आती है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है पीके। पी से मतलब पहाड़ी, पी बोले तो पहाड़ी और के बोले तो खस। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा विकसित होके निकलती है। इसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण अपभ्रंश से 2 भाषाएं बनती हैं, जिसमें पहली है सिंधी, इसके बाद दूसरी आती है पंजाबी। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो यूपी की एक राजनीतिक पार्टी है। बीएसपी आप लोगों को पता होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी।
तो BSP इसकी शॉर्ट ट्रिक है। B से जो है ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश, और S से क्या है सिंधी, और P से पंजाबी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है इसमें BSP। इसके बाद आता है लास्ट महाराष्ट्री। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है, मराठी बोली जाती है। तो इस महाराष्ट्री से जो है एक ही भाषा विकसित होती है, मराठी। ठीक है, इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक, वैसे तो आपको ये याद ही हो जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है इसलिए महाराष्ट्री। अगर आप शॉर्ट ट्रिक भी याद करना चाहते हैं तो MM, ठीक है, M से, पहले M से महाराष्ट्र, दूसरे M से मराठी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई इस ट्रिक से इसे याद करने में काफ़ी सुविधा होगी, और आप लोग इसे थोड़ा अपने स्वयं से भी इसको समझने की कोशिश करें ताकि यह आपको जल्दी याद हो सके। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन, संक्रांतिकालीन भाषा है। आगे बात करते हैं, इसका जो कालखंड है 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। ठीक है, हालांकि यह 1400 ईस्वी तक बनी रहती है, बट जो इसका काल है यह 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित और ज्योतिरीश्वर ठाकुर एवं विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। ठीक है, ये कुछ रचनाकार हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है कि अवहट्ट, अपनी भाषा को अवहट्ट किसने कहा, किन रचनाकारों ने कहा। तो ये 4 प्रमुख रचनाकार हैं, अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और विद्यापति, जिन्होंने अपनी भाषा को अवहट्ट बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं अवहट्ट के प्रमुख रचनाकारों की, जिनमें पहला नाम आता है अब्दुल रहमान का। ठीक है, जिनमें पहला नाम किसका आता है, अब्दुल रहमान का। अब अब्दुल रहमान ने किसकी रचना की, स्नेह रासय या संदेश रासक की। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, दामोदर पंडित की बात करते हैं। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। ठीक है, तो सवाल आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की, दामोदर पंडित ने की। इसके बाद अगला आता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। इनकी रचना क्या है, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकार। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने क्या किया, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किसकी रचना की, वर्ण रत्नाकार की रचना की। इसके बाद आगे चलते हैं, विद्यापति की बात करते हैं। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना की। ठीक है, ये सवाल आता है कीर्ति लता की रचना किसने की, किसने की, विद्यापति ने की। ठीक है, तो जो कीर्ति लता में विद्यापति ने क्या किया है, राजा कीर्ति, जिसके ये समकालीन थे, उनकी गाथा लिखी है। ठीक है, राजा कीर्ति की, राजा कीर्ति की इन्होंने इसमें क्या लिखी है, गाथा लिखी है कीर्ति लता में। इसके बाद चलते हैं और बात करते हैं रोट कवि की। ठीक है, रोट कवि भी अवहट्ट काल के कवि माने जाते हैं। तो रोट कवि ने किसकी रचना की, राउल वेला की। ठीक है, इससे भी सवाल बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, क्योंकि यह इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो उन्होंने लिखी, राउल वेला लिखी है, यह एक शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति मतलब शिलाओं में लिखी हुई है। ये राउल वेला इन्होंने शिला, पत्थरों पर लिखी है। ठीक है, जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए, तथा अभी जो रखे गए हैं इनको कहाँ रखा है, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उनको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।